इसराइल में ऑल आउट वॉर की तैयारी अब दिखाई दे रही है, जिन्हें शुरू कर दिया गया है। ब्लड स्टॉक तैयार किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, अंडरग्राउंड बंकर्स तैयार कर रहा है इसराइल, ब्लैकआउट ड्रिल्स कर रहा है इसराइल और अस्पतालों को बेड बढ़ाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। ये हमने देखा है युद्ध की स्थिति में, चाहे आप रूस यूक्रेन में देख लीजिए, यूक्रेन में क्या हाल हुआ, या फिर आप देख लीजिए इसराइल और हमास के युद्ध में क्या हाल, गाजा में और आम लोगों में किस तरीके से चीख पुकार दिखी, या फिर जो इंतजाम थे कैसे नाकाफी दिखाई दिए। और इसीलिए ऑल आउट वॉर की तैयारी इसराइल ने शुरू कर दी है। यहाँ पर ब्लड स्टॉक तैयार कर रहा है इसराइल। जानकारी ऐसी है कि जो अलग अलग तरीके से तैयारी हैं वो बंकर के तौर पर भी सामने आ रही हैं। ब्लड स्टॉक तैयार करना यानी अगर किसी भी परिस्थिति में खून की ज़रूरत होती है तो उसे पहले से अवेलेबल कराना, खून पहुंचाने के लिए यहाँ पर अलग इंतजाम है। इमरजेंसी सेवाओं को परखा जा रहा है, अस्पतालों को बेड बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ब्लैकआउट ड्रिल्स कर रहा है यहाँ पर इसराइल। तेल अवीव, यरूशलेम में अंडरग्राउंड बंकर्स भी तैयार कर लिए गए हैं। यरूशलेम में नेतन्याहू कैबिनेट के लिए स्पेशल बंकर भी बने हैं। ब्लैकआउट ड्रिल्स करके इसराइल यहाँ पहले से अपनी तैयारियों को पुख्ता करना चाहता है। यरूशलेम में नेतन्याहू कैबिनेट के लिए स्पेशल बंकर्स भी तैयार किए गए हैं। दानिश, भले ही इसराइल ये कह ले कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम पूरी तरह से तैयार हैं, नेतन्याहू कहते हैं जिसको जो करना है कर ले, हम तैयार हैं, लेकिन ये तैयारियां बता रही हैं कि ऐसा नहीं है कि इसराइल को कोई फिक्र नहीं है, पहले से इंतजाम, और ये इंतजाम उस सिचुएशन के लिए है जब हमला हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त वो चारों तरफ से उनके दुश्मन से ही घिरे हुए हैं। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरीके से हमास ने हमला किया था उसमें तकरीबन 1200 लोग मारे गए थे, 251 के आसपास बंधक बनाए गए थे। उसके बाद मोसाद पर सवाल कई तरीके से उठे थे, जिसके बाद से लगातार इजराइल अपने मोसाद की एजेंसी को और मजबूत करने के लिए और अपने आप को दुनिया का मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लगातार गाजा पर जिस तरीके से लगातार बमबारी कर रहा है। अब तक 40,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और न जाने कितने अस्पताल, न जाने कितने स्कूलें, घर तबाह हो चुके हैं, खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। उसके बाद से लगातार इजराइल हर तरीके से अब सतर्कता बरत रहा है, लेकिन वक्त बहुत तेजी से बदलता है। 2023 की बात हमास वर्सेस इजराइल की थी, लेकिन अब बात दूसरी हो चुकी है। अब एक ईरान जो कि एक मजबूत कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वो जानता है कि अगर मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व कायम करना है तो कहीं ना कहीं इजराइल को थोड़ा सा कमज़ोर करना ही होगा। अब उसके जिस तरीके से वो प्रॉक्सीज के जरिए हमला करने की कोशिश करेगा और तमाम इंटरनेशनल जो समुदाय के लोग हैं उनसे लगातार वो वार्तालाप भी कर रहा है, लगातार बातचीत कर रहा है। अब ऐसे में देखना यह है कि जो मिडिल ईस्ट के और भी सारे देश हैं क्या ईरान का साथ देंगे। अभी तक ये देखा जा रहा था कि सऊदी अरब जिस तरीके से ईरान के पक्ष में खुलकर नहीं बोलता था, लेकिन कल की मीटिंग में जिस तरीके से OIC की मीटिंग में सऊदी अरब ने खुलकर बोला कि हानिया की मौत ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इशारे में अब सऊदी अरब ईरान का चाहे बैक साइड से ही सपोर्ट करने का एक इशारा कर रहा है। ऐसे में ईरान को कहीं ना कहीं ये बल तो मिल ही रहा है कि इजराइल पर एक प्रेशर बनाया जाए, दबाव बनाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसी हरकत करने से पहले 2 बार जरूर सोचे। अब तैयारियां तो अलग अलग तरीके से की जा रही हैं मेजर जनरल माथुर, लेकिन इन तैयारियों से निपटेगा कैसे इजराइल? और फिर इजराइल वाकई ये बात तो है कि अगर उस पर कोई भी अटैक होता है तो इजराइल पलटवार भी करेगा, ये मैं आपसे जानूंगी। लेकिन यहाँ पर खबर इजराइल इंटेलिजेंस रिपोर्ट से जुड़ी हुई है, जहाँ बड़ा खुलासा हुआ है, हिजबुल्लाह ने बड़े हमले की तैयारी की है। ये इजराइल की जो खुफिया रिपोर्ट है वो बता रही है कि हाँ, हिजबुल्लाह तैयारी कर रहा है, 24 घंटे के अंदर बड़ा हमला हो सकता है, बहुत हद तक संभव है। इससे पहले हिजबुल्लाह का ही जिक्र दानिश रिजवी भी कर रहे थे। हिजबुल्लाह 24 घंटे में कोई बड़ा हमला कर सकता है, इजराइल इस बात को जानता है और इसीलिए हो सकता है अंदर खाने ये बड़ी तैयारियां चल रही हों। मेजर जनरल माथुर, अगर हिजबुल्लाह 24 घंटे के भीतर हमला करता है और यह हमला बड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि अलग अलग मोर्चों पर इजराइल ने भी अपनी तैयारी की है। आयरन डोम सबसे बड़ी तैयारी है, जो हवा से हवा में ही यानी कि आसमान में ही मिसाइल, रॉकेट सब नष्ट कर रहा है। लेकिन बावजूद उसके जो ज़मीनी स्तर पर तैयारियां हैं जो किसी भी युद्ध की स्थिति में होती हैं, ये क्या दर्शा रहा है? दोनों देशों में क्या वाकई अब गंभीर स्थिति में ये युद्ध छिड़ने वाला है?
रचना, बिल्कुल बिल्कुल स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। मैंने ये बताया अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कि बहुत गंभीर परिस्थिति बन गई है वहां पर। और उसके अलावा ये लगभग मेरे को निश्चित नजर आ रहा है कि इसका एटलीस्ट रीजनल एस्केलेशन होगा। रीजनल एस्केलेशन से मेरा कहने का मतलब है कि इसमें और कुछ देश, इन दो देशों के बीच में ये सीमित नहीं रहेगा। इसमें और कुछ फोर्सेस और कुछ संगठन और कुछ जरूर शामिल होंगे। आप देखिए, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं आपको कि जो हिजबुल्लाह है उन्होंने कई बार बड़े हमले करके देखे। आप मुझे असर बताएं कि इजराइल के ऊपर क्या हुआ। कितने इजराइल के बड़े मिलिट्री कमांडर मारे गए, कितने पॉलिटिकल लीडर मारे गए, कितने उनके तेल के भंडार खत्म हो गए, कितने एम्युनिशन के भंडार खत्म हो गए। देखिए, लड़ाई में फर्क कहां पड़ता है? फर्क पड़ता है कि आपका डैमेज कितना हो रहा है, असर कितना है। पोस्ट स्ट्राइक आप जो डैमेज का असेसमेंट करते हैं उसमें आपको क्या नजर आ रहा है? आप कहते रहे कि हम नेतन्याहू को मारेंगे, उन्होंने आपके अंदर आकर के और इस्माइल हानिया को खत्म कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भी इजराइल तकनीकी रूप से, सामरिक रूप से और मिलिट्री रूप से तमाम इन लोगों से थोड़ा सा ऊपर है। दूसरी बात, अमेरिका का जैसा भी आता रहे। यूनाइटेड किंगडम ने ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स के लिए एक कैरियर फोर्स मेडिटेरेनियन में मूव करती है। तो आप देखेंगे कि ईरान, अब असल में एक चीज और है रचना, देखो क्या हो रहा है कि अमेरिका को अभी ईरान और इजराइल से उतना अफेक्ट नहीं है। उनको ये लग रहा है कि अगर रूस और चीन ईरान की मदद के लिए मिडिल ईस्ट में आते हैं तो आज की तारीख में जो मिडिल ईस्ट में उनका वर्चस्व है और जिस तरह की उनकी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में, उसको काफी बड़ा डेंट लगने वाला है। तो इसलिए वो इस बात का यकीन करना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से तो अब लगातार अच्छा, आप कह रहे हैं हिजबुल्लाह इससे पहले भी हमला कर चुका है, लेकिन बिगाड़ा उसने इजराइल का ऐसा क्या है? जे सोढी सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ ईरान सिर्फ कहता रहे, चिल्लाता रहे, औरों के सहयोग का दम भरता रहे, लेकिन यहाँ इजराइल काम कर जाए और साइलेंटली काम कर जाए, जो इजराइल की आदत अभी तक नजर आ रही है? रचना जी, अगर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस में वो शक्ति होती जो दशकों पहले थी, ये गाजा पट्टी का युद्ध 9 महीने से लंबा नहीं खिंचा होता। बीच में हमने देखा उन्हें अपनी कई इन्फेंट्री ब्रिगेड्स को बुलाना पड़ा, क्योंकि उनपे इतनी हमस ने क्षति पहुंचाई कि उनका वहां पे रहना, उन इन्फेंट्री ब्रिगेड्स का, जो कि एक फेमस गोलन ब्रिगेड भी थी, उनको भी वहां से डी इंडक्ट करना पड़ा। आज वास्तविकता यह है कि जिस तरह से चीन और रूस हमस को समर्थन करते आए हैं, जिस तरह से ईरान को, हिजबुल्लाह को समर्थन करते आए हैं, इजराइल में वो ताकत नहीं बची है। 12 जुलाई 2006 से 14 अगस्त 2006 तक जो ईरान हिजबुल्लाह का युद्ध चला था, वो इजराइल युद्ध हार रहा था। वो अमेरिका ने हस्तक्षेप करके यूनाइटेड नेशंस के थ्रू वहां सीज फायर कर दिया, अन्यथा इजराइल ने हिजबुल्लाह से 2006 का युद्ध हार जाना था। मैं 2006 की बात कर रहा हूं, आज हम 2024 में हैं। इस समय में बहुत कुछ बदला है। जिस तरह से बेशुमार पैसा चीन ने लगाया है, चीन ने अमेरिका की एक बहुत बड़ी भारी गलती का पूरा फायदा उठाया। जब अमेरिका के राष्ट्रपति बैरक ओबामा थे, उन्होंने 21 दिसंबर 2011 को पिवट टू एशिया पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके तहत मिडिल ईस्ट में अधिकतम अमेरिकी सैनिकों को वहां से मूव करके इंडो पैसिफिक में मूव कर दिया। और जो मिडिल ईस्ट में ये वॉइड हुआ, वो चीन और रूस ने पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। और हमने देखा कुछ दिन पहले चीन ने 14 फिलिस्तीन संगठनों को इकट्ठे बीजिंग डिक्लेरेशन साइन करवाया, जिसमें हमस भी था और दूसरे इनका फतह ऑर्गेनाइजेशन भी था। ये काम अमेरिका नहीं कर पाया आज तक। मेरे कहने का मतलब है, आज मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है, वो पूरी तरह से चीन, रूस और इन अरब देशों के तरफ झुक चुकी है, इनके फायदे में है। इजराइल आज यानी बाकी देशों का रिफ्लेक्शन ईरान और इजराइल पर नजर आ रहा है, और दोनों देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, अगले 24 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा डिसाइसिव हैं ईरान और इजराइल दोनों के लिहाज से। इजराइल में तो युद्ध से निपटने के जो इंतजाम है वो तक भी शुरू हो गए हैं। उधर ईरान कह रहा है कि नेतन्याहू की हत्या से कम कुछ भी मंजूर नहीं